वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज में आपका वार्म वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है एम्बिगियस डॉक्यूमेंट, जो कि सेक्शन 93 टू 100 ऑफ एविडेंस एक्ट में हम पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके मीनिंग क्लियर नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट तो मान लीजिए डॉक्यूमेंट के रूप में आपने सेल डीड दिया, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि सेल डीड ना होके क्या लग रहा है, ये मॉर्गेज डीड है। ऐसा होता है प्रैक्टिकल केस में भी ये मॉर्गेज डीड है। यह सेल डीड भी इतना क्लियर नहीं है कि कहाँ के ज़मीन के बारे में बात कर रहा है। मतलब जहाँ पे आपका वर्ड ऑफ या इंटेंशन ऑफ द डीड या उसके पूरे मीनिंग से ये क्लियर कट नहीं हो सके कि आखिर सब्जेक्ट मैटर क्या है, बात क्या करना चाहता है टेस्टेटर, वो क्या हो गया, एम्बिगियस डॉक्यूमेंट। So in some cases, the real meaning of the document is not clear without the aid of some extraneous fact evidence from the outside to the deed. Therefore, Chapter 6 of the Indian Evidence Act from Section 93 to 98 lays down the rule for interpreting such document. जहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं होगा वहाँ पे क्या कीजिएगा, एक कोशिश ये कीजिएगा कि आप कुछ आउटसाइड का हेल्प ले लें। उस डॉक्यूमेंट के आउटसाइड का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के, उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के, उस ग्रांट को पढ़ के, उस सेल डीड को पढ़ के, उस मॉर्गेज डीड को पढ़ के, उस लीज डीड को पढ़ के आपको लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं बात किस चीज़ की हो रही है, तो एविडेंस एक्ट अलाउ करता है कुछ केसेस में, जो हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे आप सराउंडिंग हेल्प ले सकते हैं। मतलब आप सोसाइटी का हेल्प ले सकते हैं, आप सर्कमस्टांसेस का हेल्प ले सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि नहीं ये बातें हैं। बेसिकली डील विद द कंसेप्ट ऑफ एम्बिगियस डॉक्यूमेंट एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। उसके इंटरप्रिटेशन को लेके, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि क्लियर कट नहीं है उसके अब इंटरप्रिटेशन हमें करना है। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पेटेंट एम्बिगिटी और लेटेंट एम्बिगिटी। पेटेंट मतलब इतना पेटेंट है कि उसमें मीनिंग इतना अनसर्टेन है कि कोर्ट भी उसको सही नहीं कर सकता है, मतलब वहां पे मजबूर है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। लेटेंट एम्बिगिटी जो सेक्शन 95 से 97 में डील करेंगे, वहां पे हम देखेंगे मीनिंग क्या है, कई इंटरप्रिटेशन उसका, सब्जेक्ट टू मेनी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन 1 भी है, इंटरप्रिटेशन 2। अब एविडेंस जिसमें भी लीड किया जाए वो सही माना जाएगा। तो पेटेंट एम्बिगिटी को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, लेटेंट को आप ठीक कर सकते हैं। तो सेक्शन 93 देख लीजिए क्या कहता है, या पेटेंट एम्बिगिटी क्या होता है। पेटेंट एम्बिगिटी रेफर टू द एम्बिगिटी or an uncertain meaning on the face of the document, agreement, contract. In such ambiguity, the testator intention on the face remains unclear. It is also known as intrinsic ambiguity. क्या टेस्टेटर ने लिखना चाहा है, क्या समझाना चाहा है, एवरीथिंग बिकम नल एंड वाइट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, सेल डीड, उसमें इतना मतलब कुछ क्लियरनेस नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट इस तरह से नहीं लिखा हुआ है कि कितना पैसा लेगा, कभी 2 लाख लिख रहा है, लेकिन हम इतना होने के बाद फिर 3 लाख भी ले सकते हैं, फिर उससे 4 लाख भी लिए हैं, समय का कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब डॉक्यूमेंट एकदम अनक्लियर है। सिंपली पेटेंट एम्बिगिटी इज वेयर द लैंग्वेज ऑफ डीज इज अनसर्टेन, समझ में नहीं आ रहा, अनसर्टेन है। नो बडी कैन बी सर्टेन सो एज व्हाट द लैंग्वेज एग्जैक्टली मीन। और उसको अब कोई और समझा भी नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ें अनसर्टेन है, अब उससे सर्टेन किया भी नहीं जा सकता पेटेंट एम्बिगिटी के डॉक्यूमेंट में। पेटेंट एम्बिगिटी इज बेस्ड ऑन द लैटिन मैक्सिम प्राइमा फेसाई, व्हिच मींस समथिंग दैट अपीयर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, दैट मींस द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट ऑन द फेस इज अनक्लियर और अंडरस्टैंडेबल। कोई उसे समझ नहीं सकता है, अनक्लियर है, इसको हम क्या कहते हैं, पेटेंट। अभी एग्जाम्पल देखिए, रेहान एग्रीज इन राइटिंग टू सेल हिज लैंड टू पीयूष। अब रेहान और पीयूष के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बना किसी प्रॉपर्टी के लिए और रुपीज, या तो 2 लाख रुपए या तो 3 लाख रुपए। Here the evidence cannot be given to show that which price was given to because the document of the face is ambiguous. अब ये नहीं आप डिपेंड कर सकते कौन सा फेस पैसा दिया जाए, क्योंकि ये ऑन द फेस ही ये अनक्लियर है, इस एम्बिगियस है। तो सेक्शन 93 कहते हैं वेयर एक्ट में एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को एक्सक्लूड कर दें, कहाँ से, टू एक्सप्लेन और अमेंड द एम्बिगियस डॉक्यूमेंट। जहाँ पे मतलब आप नहीं लीड कर सकते एविडेंस, उस कंडीशन में जब एम्बिगियसी इतना ज़्यादा हो कि उसके मीनिंग क्लियर अनसर्टेन हो जाए। व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज ऑन इट्स फेस ambiguous or defective, evidence may not be given of the facts which show its meaning or supply its defect.
आप उसके डिफेक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके डिफेक्ट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं, या उसके डिफेक्ट्स को कोई नया मीनिंग नहीं दे सकते हैं। ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी, ए ने बोला कि मैं अपने घोड़े को आपको बेच दूंगा, या 1000 दे दो या 1500 दे दो। अभी एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वाज टू बी, अब क्या एविडेंस इस बात पे नहीं दिया जा सकता कि 1000 या 1500। अ डीड कंटेन ब्लैंक, उसमें ब्लैंक है कहीं कहीं पे। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन इन फैक्ट और फैक्ट विच शो दे हाउ दे वेयर मीन टू फिल्ड। अब एरिया की जगह पे मैं 4 लाख रुपए लेके इतना एरिया में फिल अप, ये ब्लैंक है। अमाउंट तो चलिए क्लियर है कि मैंने 40 लाख रुपीस में ये लैंड जो कि मिजरिंग अबाउट एरिया डैश, अब एरिया ही डैश रह गया, तब कोई एविडेंस लीड नहीं किया जा सकता कि वहां पे 10 स्क्वायर फीट था कि 10,000 स्क्वायर फीट था या 10 लाख स्क्वायर फीट था, ये क्लियर नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 94 ये क्लियर नहीं, इस पे एविडेंस लीड नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 94 कहता है exclusion of evidence against application of document to the existing fact when language used in a document is plain in itself and when it applies accurately to existing fact, evidence may not be given to show that it was not mean to apply to such fact। ये उसका उल्टा है। अब देखिए कैसे, ए सेल टू बी बाई डीड माई स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा। हम क्लियर कट है कि मेरा जो स्टेट है रामपुर में, आप उसके 100 बीघा, जो 100 बीघा का उसे मैं सेल करना चाहता हूँ, सेल कर रहा हूँ। ए हैज एन स्टेट, और उस एक व्यक्ति का मान लीजिए अर्णव का वहां पे क्या है, उतना रामपुर में उतना 100 बीघा जमीन है भी। एविडेंस में नॉट बी गिवन टू द फैक्ट दैट स्टेट मीन टू बी सोल्ड वाज वन सिचुएटेड डिफरेंट प्लेस नॉट ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ। मतलब जब ये क्लियर कह रहा है ये डॉक्यूमेंट क्या कि ये जो प्लेस ऑफ लैंड है वो कहाँ है, रामपुर, एरिया कितना है 100 बीघास। अब एविडेंस जो पार्टी बी है ना वो लीड नहीं कर सकता है कि नहीं रामपुर नहीं, ये कहलगांव की ज़मीन थी, ये छतरपुर की ज़मीन थी, ये नासिक की 100 बीघा की बात थी। नहीं, जब डॉक्यूमेंट क्लियर कट आपको बता रहा है तो यू कैन नॉट लीड एविडेंस, आप उसके कंट्रोरी में आप एविडेंस लीड नहीं कर सकते। एकदम सिंपल एंड क्लियर कट चीज़ है। अब केस रिलेटेड टू दी पेटेंट एम्बिगिटी, केशव लाल लल्लू भाई पटेल वर्सेस लाल भाई त्रिकुमलाल मिल्स लिमिटेड 1958 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट वुड नॉट बी ओपन फॉर द पार्टीज के लिए ओपन नहीं होगा, और द कोर्ट और साथ ही साथ कोर्ट्स के लिए टू रिमूव द वेगनेस और अनसर्टेनिटी। क्या किया जाए, उसके रिमूव कर दिया जाए वेगनेस और अनसर्टेनिटी बाय रिलाइंग अपॉन द एक्सटेनियस एविडेंस बिकॉज इट्स मीन मेकिंग ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। अब फिल इन द सब कुछ है, मैंने ए और बी के बाद कॉन्ट्रैक्ट बना, ए ने 40 लाख रुपीज लिख लिया और वो सेल करेगा कितना एरिया इक्वल टू डैश। इस डैश में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ए और बी जो लिटिगेट कर इंटरेस्ट इनका मान लीजिए, इनके बाद इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेट करने लगे, इन दोनों पार्टियों की भी हैसियत नहीं है ना कोर्ट के पास ये पावर है, अथॉरिटी है इस डैश को फिलअप कर सके। कि अगर ये डैश फिलअप करता है एक स्क्वायर फीट, चाहे 100 स्क्वायर फीट, चाहे 1000 स्क्वायर फीट, चाहे 10 लाख स्क्वायर फीट, तो ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट के रूप में फॉर्म हो जाएगा। तो केशव लाल लल्लू भाई पटेल वर्सेस लाल भाई मिल्स लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आप पेटेंट एम्बिगिटी को हटा नहीं सकते हैं। आइए, व्हाट इज लेटेंट एम्बिगिटी? दूसरी एम्बिगिटी, लेटेंट एम्बिगिटी रेफर टू द एम्बिगिटी दैट ऑन द फेस appear to be certain and meaningful but on execution it does not make any relevance to the existing fact or the present circumstances or simply it is not apparent in the face of the record। इसमें क्या है, जब ये पढ़ने में तो बड़ा सुंदर लगता है, ये बड़ा आसान लगता है कि डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ सेल डीड में कि ए सेल टू बी 5 acres of land at Mumbai for rupees 5 crore। 5 एकड़ उसकी जो भूमि मुंबई में थी उसने 5 करोड़ में बेच दिया। लेकिन जब ये बंदा भी जाता है इसे एक्सिक्यूट कराने लेने तो पता चलता है कि इसका कोई प्रॉपर्टी मुंबई में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये तो 5 बीघा जो जमीन है ये एग्जिस्ट करती है केरला में। आप बात समझिए, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, ए ने सेल कर दिया अपनी 5 एकड़ ऑफ लैंड किसको,
कितने में, 5 करोड़ में, मुंबई वाली। लेकिन जब बंदा बी जाता है तो पता चलता है कि उसकी तो कोई भूमि मुंबई में थी ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी मुंबई में था ही नहीं। वो जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा है वो कहाँ है, केरल में है। तब क्या किया जाएगा, ए तो अब इलिस्ट्रेशन पढ़िए, अब समझिए। ए सेल टू बी बाय डीड माई हाउस इन रांची। ए ने बी को बेच दिया कौन सी जमीन, जो मेरा घर था रांची में। द एग्जिस्टिंग फैक्ट दैट ए हैज नो हाउस इन रांची, लेकिन उसके पास तो कोई हाउस ही नहीं है रांची में। बट अपियर दैट ही हैड हाउस एट पटना, लेकिन जो उसका घर दो है वो पटना में है। ऑफ विच बी हैड बीन इन पोजेशन सिंस द एक्सक्यूशन ऑफ द डीड। ऑल दीज फैक्ट मे बी प्रूव टू शो दैट द डीड वाज रिलेटेड टू द हाउस ऑफ पटना। अब डीड वाज रिलेटेड टू पटना, इसके लिए क्या होगा, एक्सटेनियस सपोर्ट लेना पड़ेगा, सर्कमस्टांशियल सपोर्ट लेना पड़ेगा कि ये जो गलत हो गया है, ये पॉइंट पटना रांची नहीं था, ये पॉइंट कहाँ था, पटना में था। तो सेक्शन 95 क्या कहता है, एविडेंस एज टू द डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। अनमीनिंगफुल है टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट, कहे कि एग्जिस्टिंग फैक्ट कहाँ, जब हम एक्सक्यूट कराने जा रहे हैं, इन्फोर्स कराने जा रहे हैं, तो हमें पता है, जब एग्जिस्टिंग हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो प्रॉपर्टी कहाँ है। वेल लैंग्वेज यूज इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ, but its meaning in reference to the existing fact. Evidence may be given to show that it was a peculiar sense. A sell to B by deed my house in Calcutta. He had no house in Calcutta, but it appears that he had a house at Howrah, of which B was had in possession since the execution of the deed. This fact may be proved to show that deed related to the house of Howrah. अभी उसने कलकत्ता का घर बेच दिया, लेकिन कलकत्ता में तो उसका कोई घर ही नहीं था। लेकिन जिस समय ये डीड डिस्प्यूट किया जा रहा था वो हावड़ा के घर में, हावड़ा में किसी घर में है, तो हावड़ा के घर के एविडेंस लीड किया जा सकता है। तो सेक्शन 96 क्या कहता है, एविडेंस एज टू द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन व्हेन द फैक्ट्स आर सच दैट लैंग्वेज यूज्ड माइट हैव बीन मीन टू अप्लाई टू एनीवन, दो तरह से, एंड कुड not have been mean to apply to more than one of several persons or things. Evidence may be given to facts which shows of those person or thing it's as intended to apply. तो समझने के लिए देखिए पहले हम, उसके बाद डायरेक्ट समझेंगे। ए ने बोला ए एग्रीज टू सेल बी, क्या ए एग्रीज टू सेल बी फॉर ₹1000। ए बी को बेचने को तैयार होता है, क्या, व्हाइट हाउस, माई व्हाइट हाउस। ए हैज, लेकिन उसमें उसके पास जब जाता है ए लेने, उसके पास पाता है कि H1 भी है, H2 दोनों वाइट है। एविडेंस में भी गिवन शो विच ऑफ देम वाज मीन, उसी बात का, व्हेन द फैक्ट्स आर सच दैट लैंग्वेज यूज माइट मीन टू अप्लाई टू एनीवन एंड कुड नॉट हैव मीन टू अप्लाई टू मोर देन वन। अभी उन दोनों पे है, कितने पे, ऑफ सेवरल पर्सन और थिंग्स। एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच शो विच ऑफ दूस पर्सन और थिंग्स इट्स इंटेंडेड अप्लाई। उसमें से किस पे ये अप्लाई किया जाता है, कब कर रहा है, इसके लिए आपको एविडेंस लीड करना होगा। ए एग्री टू अ कंपनी बी टू हैदराबाद, इन्हें बोला मैं हैदराबाद चलूंगा, लेकिन एविडेंस किस हैदराबाद, वो हैदराबाद इन डेक्कन, जो आज के डेक्कन, हैदराबाद कौन वाली, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाली, ये हैदराबाद पाकिस्तान वाली है, ये हैदराबाद इंडिया वाली है। अगर मैंने बोला हैदराबाद में चलूंगा तो मेरा सिंपल मीनिंग है इंडिया वाला, क्योंकि मैं इंडिया का हूँ। तो इस बात की एविडेंस लीड किया जा सकता है ना, कि इंडिया का सिटीजन तो इंडिया ही में जाएगा ना सर। तो इसलिए हैदराबाद इन डेक्कन ही सही है माना जाए। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डेक्कन और सिंध इसलिए लिखा हुआ है। इट वॉज 1872 वेयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान। 1872 में कोई कंसेप्ट नहीं था यहाँ। 1857 में पहली क्रांति, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ, और ये 1872 की कहानी, ये सारा कुछ 1872 में स्टीफन साहब लिख रहे थे। देयर वाज हैदराबाद इन डेक्कन और हैदराबाद इन सिंध, बोथ वाज इन इंडिया। लेकिन अब अगर कोई एग्रीमेंट उसमें लिखा हुआ है, आज के डेट में अगर उसमें है, तो आज एविडेंस कैसे लीड करेंगे सर, एज पर अभी के हिसाब से ये कहाँ होना चाहिए, ये इंडिया में होना चाहिए। एविडेंस लीड किया जा सकता है, तो 96 में एविडेंस लीड किया जा सकता है। 97 क्या कहता है, एविडेंस एज टू द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज to one of the two sets of fact to neither of which the whole correctly applies। अभी किसके लिए, दो तरह के दो फैक्ट्स हैं, फैक्ट 1, फैक्ट 2। जो बात निकल के आ रही डॉक्यूमेंट से, आधा इस पे भी अप्लाई करती है, आधा इस पे भी अप्लाई करती है। एविडेंस एज टू द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज। मतलब पूरी तरह से किसी भी फैक्ट पे सेट्स पे अप्लाई नहीं की।
आधा उस पे आधा उस पे, 75% इस पे 25% इस पे, 60 इधर 40 उधर। तो क्या कहता है इसमें बेयर एक्ट, व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड अप्लाइज पार्टली टू वन सेट, कुछ पार्ट एग्जिस्टिंग फैक्ट्स का, पार्टली टू अनदर सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट, कुछ पार्ट दूसरे सेट्स का, बट द होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू ईदर, एविडेंस में बी गिवन टू शो टू विच ऑफ द टू इट मीन टू अप्लाई। अभी एविडेंस क्या लीड किया जा सकता है कि इसमें से दो फैक्ट वन या फैक्ट टू किस सेट्स के लिए पूरा का पूरा अप्लाई किया जाता है। जैसे कि ए एग्री टू सेल बी माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, मेरा जो जमीन एक्स के ऑक्यूपेशन है वो, माई लैंड एट एक्स मतलब मुंबई का, मान लीजिए एक्स मतलब मुंबई, माई लैंड एट एक्स जो की ऑक्यूपेशन में है अजय के, ए हैड लैंड एट एक्स, भाई में तो उसका लैंड है बट नॉट इन द पोजीशन ऑफ एक्स वाई, दैट मीन्स वो लैंड तो मुंबई में है लेकिन वो पोजीशन में अजय के नहीं है, एंड ही हैज लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, उसके पास लैंड तो है ऑक्यूपेशन वाई बट इज नॉट एक्स, लेकिन वो अजय वाला जो लैंड है वो नासिक में है। एविडेंस मे बी गिवन टू फैक्ट शोइंग विच ही हैज बीन टू सेल। एक सेट कहाँ कह रहा है, डॉक्यूमेंट में लिखा है उसने को जमीन बेचना जो वो जमीन मुंबई में है और अजय नाम के व्यक्ति के ऑक्यूपेशन में है। तो इस बात को इन्फोर्स कराने हम गए तो पता चला कि मुंबई में तो उसकी कोई ज़मीन है नहीं, ठीक है, वो ज़मीन है नासिक में, लेकिन वो अजय नाम के व्यक्ति के ही पोजीशन में है, ऑक्यूपेशन में है। तो आधा इस पर अप्लाई किया, पूरी बात इसमें नहीं कही मुंबई और अजय, आधा इस पर किया। तो वही बता रहे उस, अब एविडेंस लीड किया जा सकता कि ये वही ज़मीन थी जिसके बारे में बात हो रही थी। Section 98 deal with the evidence as to the meaning of illegible character. Evidence may be given to show that the meaning of illegible or not commonly intelligible characters of foreign, absolute, technical, local and provincial expression of abbreviation and a word used in peculiar sense. A as sculptor agrees to sell B all my modes. A has both models and modeling tools. Evidence may be given to show which he mean to sell. अगर वहाँ पे क्लियर कट नहीं है तो आप एविडेंस लीड कर सकते हैं किसी एक पर। अब 99 क्या कहता है, हु मे बी गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट, जो पार्टीज के डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट के पार्टीज नहीं है और देयर रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट टेंडिंग टू शो अ कंटेम्परेरियस एग्रीमेंट वेरिंग द टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट तो जो साइन हुआ है P1 ये डॉक्यूमेंट है D और P2 के बीच में, आप कहाँ से आ गए, आप कहाँ से आ गए, आप कैसे आए हैं ये दिखाता है यहाँ से। A एंड B मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, P1 ये A हो गया ये B हो गया, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग दैट B शैल सेल आई सर्टेन कॉटन टू पेड फॉर डिलीवरी। अभी इन्होंने बनाया कि A B सेल शैल, B क्या करेगा, कॉटन सेल करेगा A को, जो पेड किया जाएगा A के द्वारा। At the same time they make an agreement that 3 month credit will be given to it. इस पेमेंट को देने के लिए A को 3 महीने का समय मिलेगा। This could not be shown as between A and B, but it might be shown by C if it affected this his interest. C एक सप्लायर है जो वहाँ से माल बनाया हुआ लेता है इसे, अब उसका इंटरेस्ट अगर सही नहीं रहा, मतलब उससे सही से माल नहीं मिल पा रहा है या कुछ डिफेक्ट आ रहा है, तो वो इस बात को लीड किया जा सकता है एविडेंस। Nothing is chapter contained shall be taken to effect any of the provisions of the Indian Succession Act as to the construction of will. Will के मामले में Indian Succession Act प्रिवेल करेगा क्योंकि ये लेक्स स्पेशलिस्ट है और ये जो इंडियन एविडेंस है जनरल लॉ है, स्पेशल लॉ हमेशा प्रिवेल करता है जनरल लॉ पे। दिस ऑल वाज द एम्बिगियस डॉक्यूमेंट, पूरा आपका क्लियर हो गया है यहाँ तक। डॉक्यूमेंट तो मामला यहाँ से खत्म हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट हमने शुरू किया था 61 से, आफ्टर 59 और 60 में ओरल डॉक्यूमेंट करने के बाद 61 से जो डॉक्यूमेंट चला वो 100 तक गया, जिसमें 100 डॉक्यूमेंट क्या है, प्राइमरी क्या है, डॉक्यूमेंट्री मतलब सेकेंडरी क्या है। आपको जब भी लीड करना चाहिए तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट से लीड करना चाहिए। बेस्ट एविडेंस रूल सेक्शन 64। उसके बाद हमने प्रिजम्पशंस को पढ़ना शुरू किया, कहते हैं डॉक्यूमेंट का क्या प्रिजम्पशन होता है, और आज हमने एम्बिगियस डॉक्यूमेंट को पढ़ के ये पूरे पार्ट को समझ लिया है। थैंक यू। अगर आपको कोई और आपको इससे बेहतर जानकारी चाहिए, इस नोट्स सारे चाहिए, MCQs चाहिए, तो juriscrack.com पे वेबसाइट पे आप विजिट करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, नोट्स का भी लिंक होगा, आप उससे विजिट करें। थैंक यू।